Welcome back to our channel Neat Sanjeevani and this is Ritik Chhabra here with you। तो जैसा कि हमने शुरू करी हुई है अपनी बायोलॉजी की रैपिड सीरीज जिसमें कि हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारी बारी है सेकंड चैप्टर जो कि हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग था, जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दिया गया था। तो वो है हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आपका चैप्टर बायोमोलिक्यूल। जैसे पिछली वीडियो में करा था वैसे ही करेंगे। पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस, उसके बाद फिर उसके टॉपिक्स वगैरह और साथ साथ में क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए करते हैं फटाफट से शुरू। सबसे पहले यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2013 से लेके 21 तक का मैंने किया हुआ है और 22 का एक्सपेक्टेड भी जो मुझे लगा है इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने आपके लिए निकाला है। तो 2013 में देखिए 6 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, जिसमें से 3 एंजाइम से थे, बाकी अमीनो एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट। और जो टॉपिक जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पर से क्वेश्चन मोस्टली आ रहे हैं आजकल। तो ये इसी हिसाब से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस अमीनो एसिड से ज़्यादातर आ रहे हैं, एंजाइम से लगभग आ रहा है। तो उस हिसाब से मैंने 22 के लिए एक्सपेक्ट करे हैं 2 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो एंजाइम से, कार्बोहाइड्रेट से, अमीनो एसिड या लिपिड, इन 4 टॉपिक से ही बेसिकली, क्योंकि यही मेन टॉपिक है इस चैप्टर के, जो कि इस चैप्टर की जान है। तो चलिए करते हैं फटाफट से आगे शुरू। तो यहाँ पर हम देखेंगे GN रामचंद्रन के बारे में सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं पॉइंटर ले आता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। जी हाँ, तो GN रामचंद्रन जो हैं, तो इनके बारे में एक छोटा सा रोल इस यूनिट के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको भी मैं पिछली यूनिट में मैंने कवर कराया था, हालांकि उससे पूछा नहीं गया है। तो हम करते हैं इसे फटाफट से कवर। तो GN रामचंद्रन जी जो थे, इन्होंने डिस्कवरी करी थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन की। और ये रामचंद्रन प्लॉट है जो कि यूज़ किया जाता है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स को चेक करने के लिए। तो ये इनका छोटा सा इसमें मतलब आप कोलेजन के लिए इनको मेनली ध्यान रखें, और मेन ये रामचंद्रन प्लॉट के लिए, बाकी और आपके इसमें काम का कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट में फटाफट से शुरू करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, कोई अगर हम किसी प्लांट टिश्यू पर एनालिसिस करें, एलिमेंटल एनालिसिस करें, तो वहाँ पर हमको उस टिश्यू को या माइक्रोबियल पेस्ट कोई भी चीज़ हम ले, प्लांट टिश्यू वगैरह, तो हमको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कुछ मिलती है जिसमें कि होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ सेवरल अदर भी होते हैं एलिमेंट्स जो कि रिस्पेक्टिवली मिलते हैं पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। अगर हम इसी एनालिसिस को सेम करें अर्थ के क्रस्ट के पीस पर किसी, तो उसमें वो जो कि एक नॉन लिविंग मैटर का एग्जांपल है, तो वहाँ पर भी हमको सिमिलर लिस्ट ही ऑब्टेन होगी। तो ये हमारे को बताया गया बेसिकली। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन और हाइड्रोजन की विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स, इट इज़ हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन अर्थ्स क्रस्ट। तो कॉम्पोजिशन दोनों में, एलिमेंट्स दोनों में वही है, कॉम्पोजिशन वही है, लेकिन रिलेटिव अबंडेंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कुछ कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह उनकी ज़्यादा है, कुछ है सिलिकॉन वगैरह उनकी अर्थ में ज़्यादा है। इसका टेबल आपको बाकायदा आगे देखने को मिलेगा पूरा, तो उसमें आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एनालाइज कैसे करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन को। तो कोई भी हमारे पास जो लिविंग टिश्यू, जैसे कि कोई वेजिटेबल हो गई या कोई लिवर का या कोई भी लिविंग टिश्यू का पीस होना चाहिए हमारे पास, तो उसको हम कर लेंगे सबसे पहले ग्राइंड। किसमें? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। पॉइंट ध्यान रखिए, Cl3CCOOH। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसको हम ग्राइंड करेंगे और फिर उसका पेस्ट एक तैयार कर लेंगे, जो स्लरी ऑब्टेन होगी उसको हम एक चीज क्लॉथ के थ्रू एक स्ट्रेन कर लेंगे, जिससे कि हमें 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। एक वो जो फिल्ट्रेट होगा, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल, यानी कि जो पार हो जाएगा, हमारा जो स्ट्रेन हमने यूज करा उसमें से जो पार हो गया वो एसिड सॉल्यूबल, तो उसको हमने क्या बोला? फिल्ट्रेट। और दूसरा जो बचा, जो ऊपर बचा हमारा, उसको बोलेंगे रेटेंटेट, और वो हो गया एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। तो बेसिकली इनके बारे में हमें बात करनी है कि जो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन है, जो इसमें ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इनका क्या रोल वगैरह होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। लिविंग टिश्यू में हमने एक बेसिक बायोलॉजी का कवर कर लिया, अब उसके बाद हम इस लेवल पर आ रहे हैं ऊपर बायोमोलिक्यूल के लेवल पर। इसके बाद हम फिर जाएंगे सेल के लेवल पर नेक्स्ट चैप्टर में, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और सेल साइकिल एंड डिवीजन। उसके बाद फिर हम अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली सीरीज में वापस आएंगे। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि हम ऑब्टेन करते हैं लिविंग टिश्यू से, तो उनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। जो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उन सबको बोलेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखना हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी एक टिश्यू लीजिए आप, उसको वेट कर लीजिए
तो वो उसका वेट आ गया और उसको फिर हम ड्राई कर लेंगे। तो जब उसमें सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग मटेरियल हमारा बचा उसका हम एक ड्राई वेट ले लेंगे। तो जो ड्राई वेट हमको मिल गया उसके बाद हम इस टिश्यू को बर्न कर देंगे पूरा का पूरा। तो उससे क्या होगा, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो सब क्या होंगे, वो गैसियस फॉर्म में उड़ जाएंगे। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स थे ये तो बचे ही नहीं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अब हमें पता चल जाएंगे कि क्या क्या है। तो जब ये बचा इसको हम क्या बोलेंगे, ऐश, यानी कि जो राख उसमें से बची। तो उस ऐश में इट कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सब मिलेंगे आपको, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलेंगे जैसे कि सल्फेट्स, फॉस्फेट्स वगैरह। तो ये सब देखने को मिलेंगे जो कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में जनरली हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन दिया गया जो कि मैं आपको भी बता रहा था। तो ये एक दो पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है, इट इज़ वेरी लिटिल प्रेजेंट। और अगर हम बात करें सिलिकॉन की तो वो ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है और अर्थ में 27.7% है वेट जो है। तो ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट, सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो किसकी है, तो वो है ऑक्सीजन की। 65% ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो हमारी कॉम्पोजिशन को बना रहा है। तो ये इसमें से दो तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली थी, यहाँ से कुछ पूछा जाने के चांसेस बहुत कम है। तो उसके बाद यहाँ पर ये सोडियम वगैरह के फॉर्मूलाज दिए जो कि बेसिकली आप पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, सोडियम यानी पॉजिटिव, पोटेशियम के पॉजिटिव वगैरह। तो उसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपने मेन पार्ट जो कि हमारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें क्या क्या मिलता है। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो है अमीनो एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। लिपिड्स हालांकि एक्चुअल में एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन नहीं होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और उनको हम क्यों फिर भी ना होने के बावजूद भी हम उनको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों रखते हैं। तो देखते हैं फटाफट से अपनी सबसे पहली चीज़ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स जनरली क्या है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप क्या होता है, ये NH2 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अमीनो ग्रुप जिसमें होगा प्रेजेंट उसको हम बोलेंगे अमीनो एसिड्स, और साथ में एसिडिक ग्रुप भी होगा एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। ये देखिए यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं, सेम कार्बन पे जिसमें अमीनो ग्रुप भी हो और एसिडिक ग्रुप भी हो तो उसको हम बोलेंगे अमीनो एसिड्स। तो ये जो होते हैं जनरली अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया ना हमारा, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन ये हो गया हमारा, तो अल्फा कार्बन पर जो अटैच हो इसलिए इनको हम अल्फा अमीनो एसिड्स भी बोल देते हैं। तो जनरली ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन से क्या मतलब है, अभी मीथेन क्या होता है, देखिए CH4 होता है ना, चारों साइड H होता है, तो H हटा के हमने ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दी इसलिए इनको हमने सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स भी बोल दिया। तो 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं जो 4 वैलेंसी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन जो कि ये प्रेजेंट है नीचे, और फिर है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर है हमारा अमीनो ग्रुप, और फिर है हमारा वेरिएबल ग्रुप जिसको कि हम R ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर जोड़ देते हैं, उसी के हिसाब से फिर वो अमीनो एसिड बन जाता है। तो इसी R ग्रुप के बेसिस पर जनरली 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हमको देखने को मिलते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप देयर आर मैनी अमीनो एसिड्स जो जनरली होते हैं 20 टाइप्स के। तो यहाँ पर हमको देख पा रहे हैं हम R ग्रुप जो हो सकता है प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड्स में, इट कुड बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हो सकता है सबसे सिंपल। तो उस केस में हम अमीनो एसिड को बोलेंगे ग्लाइसिन, इसका भी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा आगे। और अगर इस R ग्रुप की जगह हम रख दें मिथाइल तो मिथाइल से बन जाएगा एलेनाइन, और अगर हम इसकी जगह रख दें हाइड्रोक्साइल मिथाइल यानी कि CH2OH तो ये बन जाएगा सिराइन। तो आप इसको ऐसे ही इसी सीक्वेंस में याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं इसलिए मैंने इसे ग्रीन से हाईलाइट करा है। ये बात आप लोग ध्यान रखें, अगर आप पहली बार इस सीरीज में वीडियो देख रहे हैं तो येलो वाले नोट्स तो उनको बनाने हैं जो कि अभी 11th स्टैंडर्ड में है या कभी बेसिक अभी पहला व्यू ले रहे हैं, दूसरा व्यू ले रहे हैं NCERT का, और जो ग्रीन वाले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ड्रॉपर्स के लिए या अगर आपने NCERT अच्छी तरह से पढ़ लिया तो उसके लिए है। तो यहाँ पर हमने 3 तरह के अमीनो एसिड्स देखे, ग्लाइसिन, एलेनाइन और सिराइन, R ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके अलग अलग चीज़ें रखकर। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अमीनो एसिड्स की, तो जनरली एसेंशियली अगर हम बात करें तो वो है अमीनो, कार्बोक्सिल और R फंक्शनल ग्रुप, इनकी वजह से ही होती हैं जनरली जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अमीनो एसिड्स की। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये डिफरेंट नेचर्स के हो सकते हैं अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप्स के नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर एसिडिक हो सकते हैं, अगर एसिडिक कंपोनेंट ज़्यादा है तो वो एसिडिक हो जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल इसका ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक हो सकते हैं जैसे कि लाइसिन, इसमें NH2 ज़्यादा होता है इसलिए ये बेसिक हो गया तो लाइसिन। एंड न्यूट्रल होता है वेलाइन, जो कि ये सब तीनों अमीनो एसिड है न्यूट्रल में दोनों बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं।
तो इन तीनों को आप याद रखिए। एसिडिक तो देखिए ग्लूटामिक एसिड नाम से ही पता चल रहा है। बाकी अब बात करें बेसिक की, तो बेसिक में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बेसिक और लाइसिन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ना, एस टाइप वर्ड्स हैं। तो बेसिक, लाइसिन, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और न्यूट्रल और वेलाइन, न्यूट्रल एल एंड वेलाइन, तो ऐसे आप इनको राइमिंग की फॉर्म में याद रख सकते हैं। काफ़ी इजी चीज़ें हैं थोड़ी याद रखने में, कोई टफ ऐसी नहीं है। और कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी हैं जैसे कि टायरोसिन, फिनाइल एलेनाइन और ट्रिप्टोफैन, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, ये नाम से ही पता चल रहा है। ये टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, जितने भी ये टी वाले हैं लगभग, और ये फिनाइल एलेनाइन, ये तो फिनाइल नाम से ही पता चल रहा है एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक हो गए हमारे तीन। उसके बाद पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अमीनो एसिड्स की है उनका आयनाइजेबल नेचर, जो कि NH2 और COH ग्रुप्स की वजह से होता है। तो जनरली अगर हम सॉल्यूशन में बात करें तो डिफरेंट पीएच में तो स्ट्रक्चर भी अमीनो एसिड का उस हिसाब से चेंज होता है। अब जैसे आप ये बी पार्ट देख रहे हैं, ये बी पार्ट होता है ज्विटर आयन। जनरली जो ये एग्जिस्ट करता है अमीनो एसिड, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि इसका H पॉजिटिव निकलता है और NH2 पॉजिटिव जो होता है वो ले लेता है, क्योंकि जो बेसिक है वो H पॉजिटिव लेगा और जो एसिडिक है वो H पॉजिटिव देगा। तो इसने H पॉजिटिव दिया और इसने ले लिया, तो ये ज्विटर आयन की फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हमने रख दिया इसे एसिडिक मीडियम में, अब एसिडिक मीडियम क्या करता है, ये देता है H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव आकर के यहाँ पर जुड़ जाएंगे, COOH बना देंगे इसे। CO नेगेटिव था ना, तो COOH बना दिया इसे। तो ये एसिड मैंने यहाँ लिख भी दिया, थोड़ी गंदी राइटिंग आई है लैपटॉप पे लिखने पर। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बेसिक मीडियम में डाल देते हैं, बेसिक मीडियम में क्या होता है, OH नेगेटिव देता है बेसिक मीडियम, तो OH नेगेटिव देगा, CO नेगेटिव तो जुगा तू रहा, तो OH नेगेटिव जो दिया ना वो NH3 पॉजिटिव से H पॉजिटिव खींच लेगा और वाटर बना के बाहर। तो ये क्या बन गया, NH2CO नेगेटिव। तो बेसिक मीडियम में अगर हम डालेंगे तो वो नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और एसिडिक में पॉजिटिव। आप इसके पीछे का लॉजिक जाने, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में से समझाया। फटाफट वीडियो को कवर करेंगे, आज ज़्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो जो लिपिड्स होते हैं, अब सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे लिपिड्स। तो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो फैटी एसिड्स होता है जो जनरली वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। किसी भी आर ग्रुप से कोई भी कितने भी कार्बन का ग्रुप हो उसके साथ हम कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर दें, वो बन गया फैटी एसिड। सिंपल सी बात है। अब जो इसमें आर ग्रुप हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, ये मिथाइल भी हो सकता है जो कि सिंगल कार्बन, इथाइल भी हो सकता है, या कुछ भी हाइयर नंबर का भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन 1 से 19 कार्बन होने चाहिए एक्सेप्ट दी कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन के अलावा एक या एक से ज्यादा 19 कार्बन तक मैक्सिमम हम ले सकते हैं। जैसे कि पाल्मिटिक एसिड है तो इसमें 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग बता रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 15 आर ग्रुप में है और एक कार्बोक्सिल का है। ऐसे ही एराकिडोनिक एसिड की हम बात करें तो यहाँ पर 20 कार्बन है। अब आप कहेंगे 20 कैसे आ गया, तो 1 to 19 कह रहे थे, हैं इसमें 19 ही, 20 है कार्बोक्सिल को मिलाकर, तो 20 कार्बन इसमें प्रेजेंट होंगे एराकिडोनिक एसिड में। उसके बाद हम बात करें तो फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड यानी कि आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं, विदाउट डबल बॉन्ड, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो लिपिड जो होता है जनरली ये क्या होता है, ग्लिसरॉल एक और सिंपल लिपिड है, तो एक ग्लिसरॉल होता है जो कि जनरली ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। अब की बार एनसीईआरटी की इसी लाइन को एक करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था 21 में। अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में। और अगर ऐसी वीडियोस आगे भी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, देखिए तभी आपके पास आगे वीडियोस पहुंच पाएंगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो लिपिड्स होते हैं ना, दे हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, तो इनमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो फैटी एसिड जो होते हैं ये जनरली एस्टरिफाइड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, यानी कि एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड्स के बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो दे आर एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। एस्टर बॉन्ड जनरली क्या होता है, H2O को निकाल दीजिए तो एक में से OH निकालिए, एक में से H निकालिए, दोनों जुड़ गए, एस्टर बॉन्ड बन गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर निकल जाते हैं इस तरह से, एक में से H निकलता है और फैटी एसिड में से OH निकलता है, तो उस हिसाब से ये बन जाते हैं। अब इनको हम फैट और ऑयल भी बोल सकते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं बेस्ड ऑन दी मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर तो कोई उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मेल्ट रहता है, तो उसको हम ऑयल बोलते हैं, क्योंकि ऑयल जनरली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब आपकी सर्दियों में ऑयल नहीं जमते होंगे, फैट्स लेकिन जैसे घी वगैरह होते हैं जम जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए, तो इनको आप फिर गैस जलाकर या टेम्परेचर प्रोवाइड करके आप इन्हें मेल्ट कर सकते हैं। तो ऑयल्स मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होगा, और इसका एग्जाम्पल है जिंगली ऑयल, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स, यानी वो ऑयल ही रहते हैं, वो फैट्स नहीं बनते हैं, यानी वो सॉलिडिफाई नहीं होते हैं। तो कुछ लिपिड्स होते हैं उनमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, यानी कि एक फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उनके अंदर,
तो इनको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स में फॉस्फोरस कंपाउंड्स आ गए तो फॉस्फोलिपिड्स हो गए, सिंपल सी बात है। तो ये जो होते हैं जनरली मिलते हैं हमें सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़े होंगे फॉस्फोलिपिड्स, जो सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तो वो फॉस्फोलिपिड्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये लेसिथिन इसका एक एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का। तो एक और अब यहाँ पर खास बात जो कि आपने कभी शायद गौर नहीं करी होगी, लेकिन एनसीईआरटी मैंने काफ़ी बार पढ़ ली है, इसलिए मेरे गौर में आई है। तो यहाँ पर लिखा है सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो हो सकता है आपसे कभी यहाँ से लाइन पूछ ली जाए, हालांकि आज तक पूछी नहीं गई है। तो ये था लिपिड्स का हमारा छोटा सा पार्ट। अब उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया कि दे हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें कुछ नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जैसे कि एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। तो यहाँ पर जनरली न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि डीएनए आरएनए की बात होने वाली है यहाँ पर। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। दे आर व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर। तो जब ये नाइट्रोजन बेसिस शुगर से अटैच होते हैं तो ये बना देते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तो अब इन न्यूक्लियोसाइड्स को जो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। हालांकि यहाँ पर बोला गया है फॉस्फेट ग्रुप इज फाउंड एस्टेरिफाइड टू शुगर। यहाँ पर आपको पूरे न्यूक्लियोसाइड के साथ नहीं बोला गया क्योंकि शुगर के साथ ही फॉस्फेट जो है बॉन्ड बनाता है, लेकिन शुगर भी अल्टीमेटली नाइट्रोजन बेस से जुड़ी हुई है, तो वो हम पूरे उसे न्यूक्लियोसाइड के साथ ही फॉस्फेट ग्रुप का बॉन्ड बोल देते हैं। तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये है न्यूक्लियोसाइड्स के नाम। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए पहले था एडिनाइन, उसमें जब हमने शुगर जोड़ दी तो क्या बन गया, एडिनोसाइन। ऐसे ही ग्वानिन, और एक और बात आपको बता दूं, एडिनाइन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन्स है, और जो साइटोसिन और थाइमिन है ये आपके पायरिमिडीन है, और ये फिर यूरेसिल भी आप कह सकते हैं जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एडिनाइन बन गया एडिनोसाइन और हमारा ग्वानिन बन गया ग्वानोसाइन। तो प्यूरिन्स में तो ये हो गया, लेकिन पायरिमिडीन्स में अलग चलेगा। जैसे पायरिमिडीन है ना नाम ही, तो यहाँ पर भी ईन हो जाएगा। जैसे थाइमिन से बन गया थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन। तो ये बात आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप साइटोसिन या थाइमोसिन मत लिखाइएगा, तो वो आपका गलत हो सकता है, आपको ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है। इसके ऊपर भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको जरूर कराऊंगा इसके बाद अभी। तो एडिनाइलिक एसिड, ऐसे ही जब इनको फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दिया तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गए, तो इनको हमने बोल दिया एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनालाइक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। उन्हीं में ही ये यूरिडीन, साइटिडीन, इन्हीं में आगे आइलिक एसिड जोड़ दिया हमने, तो सिंपल ये बन गए। तो जनरली यहाँ पर ये डीएनए और आरएनए की बात करी हुई है, दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। तो ये था हमारा। उसके बाद अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स कुछ देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान से देखिएगा। शुगर्स का पहले तो ये ग्लूकोज का तो आप सब लोग जानते ही हैं स्ट्रक्चर। इसको आपको अगर याद नहीं होता है स्ट्रक्चर, तो इसके लिए सिंपल सा है, यहाँ पर पहले मैं बता दूं आपको क्या लिखा है। ये लिखा है C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए आप इसे लेफ्ट मानिए, इसे राइट मानिए। जो एक बार लगा है ना, इसके इस साइड लेफ्ट, इस साइड राइट, ऐसे यहाँ पर इस साइड लेफ्ट, इस साइड राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको OH की ट्रिक बता रहा हूँ कि OH कहाँ कहाँ बनेगा। तो आपको लगाना है, जैसे पैरेड्स वगैरह होती हैं तो उनमें होता है ना राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो आपको क्या करना है, राइट राइट लेफ्ट राइट, सिंपल सा, ऐसे आप याद रखिएगा। काफ़ी आसान सी ट्रिक है, मुझे मेरे सर ने बताई थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी है ट्रिक, राइट राइट लेफ्ट राइट। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, इससे आप याद कीजिए। जैसे फिर ये राइबोज शुगर है जो कि है C5H10O5, तो इसमें जनरली सारे राइट में प्रेजेंट है, तो इसमें कुछ ऐसा याद रखने की जरूरत है नहीं। और CH2OH हमेशा ज़्यादातर ऊपर ही प्रेजेंट होता है, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। उसके बाद हम ग्लाइसिन की जो हमने अभी बात करी थी, ग्लाइसिन होता है R की जगह क्या आता है H, एलेनाइन में क्या आता है CH3, और सिराइन में क्या आता है CH2OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल मिथाइल। तो इनको भी याद रखना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इनको अच्छे से याद रखें क्योंकि इनके नाम कंफ्यूज नहीं करने चाहिए। ग्लाइसिन तो देखिए सबसे सिंपल जो अमीनो एसिड है, इसमें हाइड्रोजन ही लग गया, वो ग्लाइसिन, इसे तो आप याद रख सकते हैं। बाकी रही बात एलेनाइन और सिराइन की, तो इसमें आप लोग कुछ ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। एलेनाइन से मिथाइल को जोड़ना है अपने को, ठीक है। AL आ रहा है ना, एलेनाइन, और मिथाइल में L आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये बन गया एलेनाइन से मिथाइल। और दूसरा वाला जो बचा वो सिराइन, क्योंकि इसके अलावा तो आपसे कुछ पूछने वाले और है नहीं वो। उसके बाद यहाँ पर फैटी एसिड, जो पाल्मिटिक एसिड था उसमें कितने थे, 16 कार्बन थे टोटल मिलाकर, 15 और 16, तो यहाँ पर देखिए 16 कार्बन दिखाए गए हैं। फिर ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन जो होता है, और ये ट्राईग्लिसराइड दिखाया गया, जो जनरली फैटी एसिड ये रहा एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है CH2 की जो 3 ब्रांचेज आ रही हैं। तो यहाँ पर एक फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल भी दिया गया, इसमें जनरली ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है,
लेकिन यहाँ पर है कि यहाँ पर इन्होंने एक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड जोड़ दिया जिसकी वजह से बन गया फॉस्फोलिपिड। ऐसे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ऐसा कुछ याद करने की नीड नहीं है, बस आप याद रखिएगा ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप उसका आंसर कर पाएँ। बाकी एडिनाइन जो प्यूरिन्स होते हैं इनके बारे में खास बात है कहीं लिखी नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन डायग्राम दिया है तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो प्यूरिन्स जो होते हैं वो होते हैं डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स और पायरिमिडीन्स होते हैं सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स। तो एडिनाइन जो कि प्यूरिन है देखिए डबल रिंग है, और यूरेसिल जो है ये पायरिमिडीन है, तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ऐसे ही फिर आगे इनमें ये देखिए यहाँ पर एडिनाइन है, इसके साथ ये शुगर राइबोज शुगर जिसका कि हमने ऊपर देखा अभी डायग्राम, तो ये अटैच हुई तो ये बन गए न्यूक्लियोसाइड्स, ये एडिनोसाइन और ये यूरिडीन। याद रखिएगा पायरिमिडीन क्या बनेंगे, यूरिडीन। तो फिर आगे इसका एग्जांपल खाली दिया गया, इसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ये लग गया तो ये बन गया एडिनाइलिक एसिड। तो ये सिंपल से कुछ डायग्राम्स थे जिनसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब फटाफट से करते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं। The figure shows a hypothetical tetrapeptide portion of a protein which with parts level A to D, ठीक है, A से D तक पार्ट्स हमको शो किए गए, तो हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। हालांकि थोड़ा पुराना है क्वेश्चन थोड़ा, तो अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, अब सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हम ट्राई करते हैं एलिमिनेट करने के, अगर हम कर पाते हैं तो ए जो है वो कह रहे हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिथियोनाइन है क्या? नहीं, ये तो CH2OH है यार, अभी तो पढ़ा हमने सिराइन है ये तो ये मिथियोनाइन तो है नहीं। चलिए ए ऑप्शन हमारा कट हो गया। बी ऑप्शन में कह रहे हैं डी इज द एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, ओके ठीक है। और सी की बात करें एरोमेटिक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमीनो एसिड है लेकिन सी नहीं है। सी में एरोमेटिक कहाँ दिख रहा है आपको? एरोमेटिक दिख रहा है बताइए आप कहीं? तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये एरोमेटिक होने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड्स इन द रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। अब ए की बात करें, ए कह रही है सी टर्मिनल, जो कि नहीं होता है। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। ये देखिए आपको देखने से पता चल रहा है, जो लेफ्ट पार्ट होता है वो एन टर्मिनल होता है और जो राइट पार्ट होता है वो सी टर्मिनल होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा कौन सा हमारा? बी पार्ट, और यही है इसका सही ऑप्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। ये थोड़ा लर्निंग पार्ट है क्वेश्चन का। इसका क्वेश्चन का एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन आप इसे चाहें तो याद कर सकते हैं। इसका आंसर है मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस अब नहीं बनते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे अगर आते हैं तो वो एक दो आप छोड़ भी सकते हैं। 90 में से अगर आप मैं बात करूँ तो 88 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से लगभग आ रहे हैं जब से एनटीए कंडक्ट करवा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? सुक्रोज डाइसैकेराइड है, बिल्कुल सही बात है। डाइसैकेराइड होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है, बिल्कुल सही बात है। यूरेसिल पायरिमिडीन है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था यूरेसिल पायरिमिडीन है। और अगर आप इस सेल्यूलोज और सुक्रोज में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आगे पॉलीसैकेराइड्स आ रहा है, वहां पर ये क्लियर होंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये अभी हमारे पुराने पार्ट के बेस पर था, इसलिए इसको यहाँ डाला है मैंने। तो 2016 का क्वेश्चन है, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। आंख बंद करके लगा दीजिए, सही है यानी कि गलत है ये, तो हमारा ऑप्शन भी सही है। बेसिक अमीनो एसिड अभी बताया, बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है इनमें से? लाइसाइन। अभी आपको याद कराया था, बेसिक लाइसिन SS दोनों में सिमिलर टर्म्स थी। तो उसके बाद अब हम बात करें, फॉस्फोग्लिसरेट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ only an unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule, ठीक है, to which a phosphate group is also attached, okay। सेकंड सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है एक पार्ट। तो असैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जी हाँ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो कुछ भी हो सकता है फैटी एसिड। एस्टेरिफाइड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड, ठीक है। एंड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टेरिफाइड टू फॉस्फेट ग्रुप, नहीं, फॉस्फेट ग्रुप से एस्टेरिफाइड थोड़ी होता है, तो ग्लिसरॉल से होता है एस्टेरिफाइड। तो ये तो गलत हो गया हमारा। फिर डी पार्ट देखें, ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ओनली सैचुरेटेड तो होता है नहीं, तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए बी पार्ट, जो कि सही जवाब है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, यह है 2016 का क्वेश्चन। टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किससे बनता है? अभी आपने फिगर में देखा था, जरा सोच के बताइए वीडियो पॉज करके। चलिए मैं तो खैर बता देता हूँ। तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल यूज होगा क्योंकि उसमें 3 कार्बन होते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, उसके बाद एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड, यानी कितने? 3 फैटी एसिड्स किसमें है? इसमें है, और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। तो ये इसका बी पार्ट हो गया, सिंपल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? 2017 का क्वेश्चन। लिपिड्स पॉलीमेरिक नहीं होते, अभी आपको बताया लिपिड्स एक्सेप्शंस होते हैं, इनमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, अभी उसके बारे में आगे लिपिड्स में डिस्कस करने वाले हैं हम।
तो नॉट पॉलीमेरिक भी हमने कर लिया, लिपिड्स होते हैं, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट लेसिथिन, अभी आपने पढ़ा है फॉस्फोलिपिड, सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन जो इतने सिंपल्स हैं तो इनके बारे में आपको फटाफट, इनमें आपको टाइम नहीं देना होता, आपको वहाँ पर आधे घंटे में बायो कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, हो सके तो विद OMR, वरना विदाउट OMR तो आधे घंटे में पूरी बायो हो ही जानी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप जो देख रहे हैं ये है 2021 का, जो कि इस साल आया था, ये अभी बुक्स वगैरह में नहीं आया तो इसलिए इसके आगे ईयर नहीं लिखा है। तो फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिपिड्स। तो लिपिड्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले ही होते हैं क्या खाली? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अभी हमने क्वेश्चन भी करा कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों फैटी एसिड यूज हो सकते हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से है गलत। फिर लेसिथिन जो है वो फॉस्फोलिपिड है, बिल्कुल हाँ सही बात है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनिस ग्लिसरॉल, जो कि मैंने आपको बताया अभी लाइन एनसीईआरटी की थी, देखिए डायरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में पूछ ली, तो बी एंड सी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। फिर भी हम बाकी पढ़ते हैं। पालमिक्टिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, 20 दिए हैं। एराकिडोनिक में 20 होते हैं, इसमें 16 दिए हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही पार्ट क्या है यहाँ पर? सही पार्ट यहाँ पर आएगा बी एंड सी। तो ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है इसका बी, जो 3 वाला है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट फिर आगे जाते हैं हम। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब इसको करते हैं फटाफट से कवर। तो मोस्ट एक्साइटिंग जो एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कुछ, कि ये सब मतलब थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो सब स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं और उनको फिर पॉसिबली सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं सब कुछ, तो ये सब जनरली है मेटाबोलाइट्स, जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रही हैं चीज़ें। तो ये जनरली जो कॉमन चीज़ें अभी हमने पढ़ी है, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स और ये न्यूक्लिक एसिड, ये सब हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि हमारे यूज के हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी पाए गए हैं, यहाँ पर आप देखिए, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolites, जो कि हैं alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, sands, gums, spices। तो ये सब जो चीज़ें मिलती हैं ये हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो जिनका कि आइडेंटिफाई कुछ फंक्शन हो, आइडेंटिफाइबल, और उनका कुछ नोन रोल हो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जो कि हम कर रहे हैं, वी डू नॉट एट द मोमेंट। तो हमको क्या करना है, हमको रोल या फंक्शन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अभी तक नहीं पता है। तो यहाँ पर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए गए हैं जो कि क्वेश्चंस इनसे आता है। अब की बार 2 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, लेकिन अगली बार हो सकता है ना आए, क्योंकि ट्रेंड में आपने देखा होगा कि एक जनरल ये नहीं रहता कि इस साल 2 थे तो अगले साल भी उस टॉपिक से आएंगे। हो सकता है कि एक साल छोड़ के दें उस टॉपिक से क्वेश्चन, तो हर साल अलग टॉपिक कवर करते हैं वो। तो अगले साल एंजाइम का क्वेश्चन आ सकता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक 90% चांसेस जो है, क्योंकि इस साल एंजाइम का क्वेश्चन नहीं आया है। बात करें अब यहाँ पर पिगमेंट्स दिए गए हैं कुछ, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, जो कि नाम से ही पता चल रहे हैं कैरोटिनॉइड्स होते हैं पिगमेंट्स, एंथोसाइनिन ब्लू कलर के पिगमेंट्स होते हैं। तो ये पिगमेंट्स आपको नाम से पता चल रहा है। लेकिन अब कन्फ्यूजन वाली चीज़ यहाँ पर क्या है, एल्केलॉइड्स, टॉक्सिन और ड्रग, इनकी अभी आपको क्लियर करता हूँ, पहले पूरा पढ़ते हैं। एल्केलॉइड्स क्या है? मॉर्फिन, कोडीन। तो एल्केलॉइड्स हो गए हमारे मॉर्फिन, कोडीन। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, नाम से याद हो रहे हैं ये। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ऑयल है, सिंपल सी बात है। टॉक्सिन, एब्रिनरेशन, लैक्टिन, कॉन्केलेवलिन ए। ड्रग्स है हमारे विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं रबर, गम और सेलुलोज। अब जो इसमें कंफ्यूजिंग है वो क्या है, देखिए पिगमेंट्स आसान है, हो जाएगा। टर्पिनॉइड्स हो जाएगा, एसेंशियल ऑयल्स हो जाएगा, और ये लेक्टिन्स जो है अपने लेक्टिन्स, कॉन्केवलिन ए, ये भी आपको नाम से याद हो जाएगा। मेन दिक्कत आती है बच्चे को एल्केलॉइड्स, ड्रग्स और टॉक्सिन में, जिसमें कि कंफ्यूज होता है और क्वेश्चन भी यहीं से आता है। इस बार जो 2 क्वेश्चन आए हैं उसमें से शायद एक या दूसरे में भी कुछ इसका हिंट था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो ऐसा करते हैं क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन जरूर देते हैं, एल्केलॉइड, ड्रग और टॉक्सिन वाले। तो टॉक्सिन का तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, टॉक्सिन लास्ट में क्या आ रहा है, आयन, तो एब्रिनरेशन, तो टॉक्सिन, एब्रिनरेशन, तो ये आप लोग ध्यान रख पाएंगे। बाकी एल्केलॉइड्स वो होते हैं जो कि पेन किलर्स वगैरह में काम आते हैं, जो कि एल्केलॉइड्स आप ये ड्रग्स चैप्टर में ज़्यादा केयरफुली समझ पाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये मॉर्फिन, कोडीन जो होते हैं ये एल्केलॉइड्स होते हैं। अब ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स हैं विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। तो आप टॉक्सिन अगर याद रखेंगे और एल्केलॉइड्स, मॉर्फिन याद रखेंगे तो आपको ये तीनों इजीली क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये रबर, गम, सेलुलोज, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी और डिटेल में। तो जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमको एसिड सॉल्युबल पूल में मिले, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये जनरली होता है फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स। तो डाल्टन्स की टर्म में 18 टू अराउंड 800 होता है इनका। और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमको लिपिड ये अपना मिले हैं न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स और
अपना पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स भी मिले हैं हमको, लेकिन उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो मिले हैं 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ये हैं, तो इनका जो है एक्सेप्शन, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, दे हैव मॉलिक्यूलर वेट्स इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स। तो लिपिड्स के अलावा बाकी जितने भी तीनों हैं, ये प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड, तो इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। तो इतना ज़्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स का वेट क्यों नहीं है ज़्यादा? लिपिड्स का वेट 18 to 800 के बीच में आता है। तो क्यों इसका वेट उसमें आता है, और अगर उसमें आता है तो फिर इसमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आया? तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन्स होगा उनको जनरली हम बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स, और जिनका ज़्यादा होगा 10,000 डाल्टन से तो उनको हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो आएंगे तो वो होंगे जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ रहे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, उनका पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। वो देखिए यहाँ पर लिखा है, अभी पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस कौन से नहीं है, तो वहां पर हमने लिपिड्स लगाया था। तो यहाँ पर लिखा है मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। लिपिड्स पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। अब ये लिपिड्स की बार बार बात एक्सेप्शन में क्यों आ रही है यार? लिपिड्स को क्लियर किया जाए ना, तो लिपिड्स को अब करते हैं फटाफट से क्लियर। तो लिपिड्स जो होते हैं इंडीड दे आर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। तो इनका जो जनरली वेट होता है वो 18 से 800 के बीच में ही होता है, बट दे आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज इनटू अ स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन। तो ये ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही लिपिड्स भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो और अदर मेम्ब्रेन्स वगैरह में प्रेजेंट। तो जब हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो क्या होता है, हम उसके सेल के स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं जनरली। तो जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है या फिर जो दूसरी मेम्ब्रेन्स होती है, ये सब पीसीज में ब्रोक हो जाती हैं, टूट जाती हैं ये। तो जब ये टूटती हैं तो ये वेसिकल्स बना लेती हैं कुछ, जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। इस वजह से ये जो मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स हैं वेसिकल्स के फॉर्म में जो हमको मिले, दे गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। आपने लिपिड्स में पढ़ा भी था, लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। तो इसलिए लिपिड्स स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही काउंट होते हैं। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सब पॉलीमेरिक होंगे और उनका जो वेट होगा 10,000 डाल्टन से अबव होगा। तो खास बात अब यहाँ पर क्या है, तो एसिड सॉल्युबल पूल जो है इट रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। तो जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो जनरली साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये सब जो है साइटोप्लाज्म में, एंड ऑर्गेनेलीज जो हैं तो ये करेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट, ऑर्गेनेलीज और मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये था जनरली। तो यहाँ पर अब एवरेज कॉम्पोजिशन की बात करें तो वाटर आप सब लोग जानते हैं, हमारा 70 to 90% बॉडी वाटर से बनी है, तो 70 to 9% यहाँ पर आ गया वाटर। फिर प्रोटीन्स 10 से 15% है यहाँ पर, और कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7 और आयंस 1%। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी पूछा गया भी तो फैट्स ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, इससे ज़्यादा आगे आपसे नहीं पूछने वाले। फिर भी यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है कि आप एक बार इस पर नज़र मार लें, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से मार्क करा है कि यहाँ से अगर टफ करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जा सकता है तो वो यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। अभी हमने बात करी छोटी छोटी, अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, दे आर पॉलीपेप्टाइड्स। अभी पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, पॉलीमर बात कर रहे हैं तो पेप्टाइड के पॉलीमर होते हैं, इनके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं ना अमीनो एसिड सारे। तो अमीनो एसिड सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर जो पॉलीमेरिक सब्सटेंस बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटीन। तो जो लीनियर चेन होगी अमीनो एसिड की वो जनरली पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए जैसे कि एलेनाइन, सिस्टीन, प्रोलाइन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन वगैरह। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो जो प्रोटीन होता है वो होता है जनरली हेट्रोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के अमीनो एसिड से जुड़ के बना होता है। ये नहीं कि एलेनाइन है तो सारे एलेनाइन जुड़ के ये प्रोटीन, नहीं, अलग अलग जुड़ेंगे। तो जो सा प्रोटीन बनाना है उसके हिसाब से कॉम्पोजिशन होगी, उसके हिसाब से उनकी क्वालिटी होगी कि कौन सा प्रोटीन, कौन सा अमीनो एसिड अपने को चाहिए, कौन सा प्रोटीन अपने को बनाना है। तो जो डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं वो जनरली सोर्स होते हैं ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। अब 2 तरह के अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो जो हमको डाइट के थ्रू लेने हैं तो वो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और नॉन एसेंशियल तो वो है जो हमारी बॉडी बना ही लेती है, तो इसलिए वो नॉन एसेंशियल है हमारे लिए। तो दोज विच आर बॉडी कैन मेक, दे आर नॉन एसेंशियल, एंड विच वी गेट एसेंशियल तो अमीनो एसिड थ्रू आर डाइट और फूड। तो डाइट और फूड से हमको मिलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस दिए गए हैं।
तो कोलेजन प्रोटीन आप सब लोग जानते हैं इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के तौर पर काम करता है और एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। तो ट्रिप्सिन आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप जानते होंगे इट इज़ एन एंजाइम जो कि इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन तो हार्मोन है जो कि आप सब लोग जानते हैं शुगर लेवल्स को बॉडी में मेंटेन करने में काम करता है, जो कि शुगर के एक्सेस लेवल हैं उनको कम करता है। तो एंटीबॉडी क्या करती है, फिर एंटीबॉडी करती है फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, तो वो भी एक प्रोटीन ही है। जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अभी आप आगे पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में, तो वहां पर जो एंटीबॉडी है इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन। तो रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, जैसे कि सेंसरी रिसेप्शन, जो स्मेल, टेस्ट, हार्मोन वगैरह ये सब होते हैं, तो ये सब भी प्रोटीन्स ही होते हैं जनरली। और बाकी ये GLUT4 एक दिया है, इट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। तो इसका कोई ऐसा खास वो नहीं है, सिंपली एक GLUT4 एक प्रोटीन का नाम है, तो उसके बारे में बताया गया है कि ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को इनेबल करता है इनसाइड द सेल। तो एक प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा GLUT4 प्रोटीन। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो जो कोलेजन है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन द एनिमल वर्ल्ड, और जो रुबिस्को होता है, रुबिस्को हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डिटेल में। तो रिब्यूलोज की फुल फॉर्म है रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये जो रुबिस्को है इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। तो ये सारे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन का पार्ट हो गया, पूरा हमने पढ़ लिया। फिर अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की। तो ये क्या है, जनरली ये लॉन्ग चेन्स हैं ऑफ शुगर्स आपस में जब अटैच होंगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स क्या है उनके बारे में भी पढ़ते हैं अभी। तो ये जनरली थ्रेड्स हैं ये कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कि सेल्यूलोज है, ये एक पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है जो कि कंसिस्ट करता है ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज। इसलिए हमने क्या बोला इसे होमोपॉलीमर। प्रोटीन को हेटेरोपॉलीमर क्यों बोला था, क्योंकि इसमें अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ के एक पॉलीमर बना रहे थे, लेकिन इसमें तो एक ही मोनोसेकेराइड से पूरा का पूरा पॉलीमर बन गया, तो इसलिए इसको बोला होमोपॉलीमर। सिंपल सी बात है, तो ग्लूकोज से ही पूरे की पूरी बन गया, इसलिए इसको बोला होमोपॉलीमर। सो सेल्यूलोज है होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब स्टार्च की बात करें, ये इसी का ही एक वेरिएंट है, लेकिन इट इज अ प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। तो स्टार्च जनरली हमें मिलेगा कहाँ, तो ये हमें मिलेगा प्लांट टिश्यूज में, वहां पर ये स्टोर हाउस होता है एनर्जी। और एनिमल्स में स्टोर हाउस कौन होता है एनर्जी का, वो होता है ग्लाइकोजन। वहां पर सारी एनर्जी स्टोर होती है, जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही प्लांट्स में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। एक इन्यूलिन है पॉलीमर फ्रक्टोज का, तो ये भी आप याद रखिएगा। बस सिंपल सा आपको कुछ ही एग्जांपल्स हैं याद रखने के लिए सिंपल से। अब जो एक पॉलीसेकेराइड इसका जो राइट एंड होगा, राइट एंड को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट एंड को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब ऐसा क्यों बोला, यहाँ पर आप नीचे स्ट्रक्चर में देखिए, ये इसका राइट एंड है और ये इसका इधर लेफ्ट एंड आएगा। ये आप इसे मान लीजिए लेफ्ट एंड मान लीजिए, यहाँ पर ये नहीं है, तो ये हो गया इसका लेफ्ट एंड। तो राइट एंड पर OH। अब रिड्यूसिंग किस बेस पर कहते हैं, रिड्यूसिंग होता है OH प्रेजेंट। अगर फ्री OH प्रेजेंट होगा कहीं पर तो वो रिड्यूसिंग एंड होता है, यानी वो रिड्यूस हो सकता है, उसका रिडक्शन किया जा सकता है, तो इसलिए इसको बोला हमने रिड्यूसिंग एंड। और ये यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है खाली, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो राइट एंड रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग। अब सुक्रोज होता है, उसमें OH फ्री प्रेजेंट ही नहीं होता कहीं पर भी, ना लेफ्ट में ना राइट में, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसमें कहीं रिड्यूसिंग का काम हो ही नहीं सकता मतलब। तो अब स्टार्च जो है ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो इसी वजह से स्टार्च जो है वो आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता है अपने की एक हेलिकल पोर्शन में। तो स्टार्च I2 का जो कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये जनरली ब्लू कलर का होता है, जनरली ये टेस्टिंग वगैरह में काम आता है। तो सेलुलोज जो होता है इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, तो इसलिए ये I2 को होल्ड नहीं कर सकता, आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता ये। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है। प्लांट की जो सेल वॉल्स है वहां पर हमको सेल्यूलोज मिलता है। जो सेल्यूलोज होता है वो प्लांट की सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है। और जो पेपर होता है जो कि प्लांट पल्प से हम बनाते हैं, और जो कॉटन फाइबर है ये सब भी सेल्यूलोजिक ही होते हैं। तो कुछ और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं नेचर में ही, जैसे जिनका की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं अमीनो शुगर्स। वहां पर सिर्फ शुगर्स नहीं होती, वो होती है अमीनो शुगर्स, होते ये भी होमोपॉलीमर्स हैं जनरली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दे आर एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, जैसे कि ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। तो जनरली इसमें नाइट्रोजन ग्रुप्स अटैच हो गए, तो ये नाइट्रोजन शुगर अमीनो शुगर्स बन गई। तो जैसे कि एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, वो किससे बना होता है जनरली, काइटिन से बना होता है। तो ये जो काइटिन है इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और ये होता है होमोपॉलीमर। ये आप ध्यान रखिएगा,
काइटिन इज अ होमोपोलीमर। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन चलती है, जो मॉड्यूल्स वगैरह है वो इसको कई बार हेट्रोपॉलीमर बताते हैं, कोई होमोपोलीमर। तो आपको किसे पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी को ध्यान में रखना है, दे आर होमोपोलीमर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, काइटिन इज अ होमोपोलीमर। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड होता है, फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड, जो कि हमने बनाया था नाइट्रोजन बेस, फिर उसके साथ शुगर जोड़ी थी, फिर उसके साथ फॉस्फेट जोड़ा था, ये बना था हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो इस न्यूक्लियोटाइड के बिल्डिंग ब्लॉक से हमारा बनेगा पूरा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है इट हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि नाइट्रोजन बेस, एक मोनोसेक्राइड यानी कि शुगर, और एक फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट जो कि प्रेजेंट होता है। तो एडिनाइन, गुआनिन, ये सब सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, और बाकी सब जो यूरेसिल था, साइटोसिन अपना था, साइटोसिन, थायमीन, तो ये सब हो गए सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स। तो राइबोज शुगर की हम बात करें तो राइबोज शुगर जो होती है ये मोनोसेकेराइड पेंटोज शुगर है, जो जिसका कि हम डायग्राम भी पहले देख चुके हैं। या और एक दूसरी शुगर होती है जो डीएनए में प्रेजेंट होती है, वो होती है 2-डीऑक्सी राइबोज। इसमें 2- एंड पर प्रेजेंट होता है OH, इसलिए इसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये जनरली डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो और फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोज, ये डीएनए में होगा, और ये राइबोज वाली आरएनए में होगी। सिंपल सी बेसिक बातें जो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं 4 लेवल पर। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, जनरली जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, यानी कि जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन हमें देगा प्रोटीन की, पहले नंबर पर ये है, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, तो ये जनरली होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि पहला लेवल। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड्स है उसमें ये पहले बात करें, जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल, जो कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में भी बताया था। और जो लास्ट अमीनो एसिड होगा उसको बोलेंगे सी टर्मिनल। अब क्यों ऐसा, क्योंकि इधर एन प्रेजेंट होता है लास्ट में और इधर सी प्रेजेंट होता है, इसलिए एन और सी टर्मिनल बोल दिया, बस सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो कुछ पोर्शन इसमें क्या होता है, प्रोटीन का अरेंज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। तो प्रोटीन में जनरली अपने को राइट हैंडेड हेलिक्स फॉर्म देखने को मिलती है। राइट हैंडेड ऐसे हेलिक्स जा रहा होता है, पूरा घूमता हुआ ना, ऐसे ऊपर जाएगा और वो आगे ऐसे राइट हैंडेड फॉर्म में घूमेगा। लेफ्ट हैंडेड ऐसे घूमता है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा राइट हैंडेड। ठीक है, तो ये जब ऐसे फोल्ड हो जाता है इस फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में क्या था, प्लेन सीक्वेंस थी खाली, सेकेंडरी में ये फोल्ड हो गया। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये जो लॉन्ग प्रोटीन चेन थी, इट इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। ये जो हेलिक्स बना था इसके ऊपर ये अपने आप इसके ऊपर भी फोल्ड हो गया, तो ये ऐसे एक वुलन बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा, तो इसको बोलेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये एनसीईआरटी में नया ऐड हुए हैं कुछ डायग्राम्स, तो ये उसी का एक डायग्राम है। और ये आप प्राइमरी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक अल्फा हेलिक्स फॉर्म में और एक बीटा प्लेटेड शीट में। यहाँ पर आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक, क्योंकि एनसीईआरटी बता नहीं रही, सिर्फ डायग्राम दिया है, तो आप डायग्राम देखिए सिर्फ। तो उसके बाद अब हम बात करें चौथा जो इसका स्ट्रक्चर है, तो पहले टर्शरी स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल व्यू इसका दे रहा है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हमको, तो काफ़ी ज़रूरी पार्ट है जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। जो हम एंजाइम्स में पढ़ेंगे वो भी टर्शरी स्ट्रक्चर ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर्स, ये जो स्फेयर्स बने हमारे ये वाले, तो लीनियर स्ट्रिंग्स, इन स्फेयर्स के स्ट्रिंग्स बन गए बहुत सारे। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फेयर्स अरेंज्ड अपॉन ईच अदर, तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट प्रेजेंट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें जो हीमोग्लोबिन है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स एंड 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, जो कि 2 होती हैं अल्फा टाइप की और 2 होती हैं उसमें बीटा टाइप की। टुगेदर दे कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। तो ये आपने पढ़ लिया इसके बारे में। अब फटाफट से बढ़ते हैं आगे, टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा अपने को नहीं लगाना है। इसके क्वेश्चन आ गए हैं, देख लिया। अब हमने जो अभी यहाँ पर पढ़ा है उसके क्वेश्चन आए हैं, फटाफट खोलता हूँ मैं पेन। तो ठीक है, कौन क्या लेवल इन ए लैक्टेन अभी पढ़कर आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मॉर्फिन, कोडीन है, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन भी हैं, रबर गम भी है। अमीनो एसिड ग्लूकोज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, बिल्कुल सही बात। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर नाउ। ये दोनों क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये जो अभी हमने करा है और ये जो अगला 2021 के क्वेश्चन है दोनों, जो कि मैंने आपको बताया एल्केलॉइड्स में कंफ्यूज करते हैं, तो ये एक ही जगह कंफ्यूज कर रहा है, ये वही वाला क्वेश्चन है। देखिए अब एल्केलॉइड्स मैंने आपको क्या बताए थे अभी, मॉर्फिन कोडीन। मॉर्फिन कोडीन एक जैसे ना, आप मॉर्फिन याद रखिए, तो हमको इनकरेक्ट बताना है। तो एल्केलॉइड्स तो कोडीन है, बिल्कुल सही। टॉक्सिन इन ये भी सही है बिल्कुल। लैक्टिन तो कौन के लेवल ए होता है, अभी हमने पढ़ा। और ड्रग्स रिशिन,
बिल्कुल नहीं, ये टॉक्सिन होता है, रिशिन, ध्यान रखिएगा, एब्रिन, रिशिन, टॉक्सिन। तो ड्रग्स कौन से थे हमारे, विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ये आपके सिलेबस का तो देखिए नहीं है, लेकिन आया है क्वेश्चन तो आप इसको पढ़ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका है GLUT4। तो GLUT4 होता है जनरली, जब मैंने एग्जाम दिया था, मैं बताऊँ आपको 2019 में, तो मैं इसका एक गैस मार कर आया था कि GLUT4, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में देखिए GLUT4 दिया गया है खाली, जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को इनेबल करता है इनसाइड द सेल। तो मैंने कहा मैंने तो बाकी किसी का नाम ही नहीं सुना है, तो मैं GLUT4 लगाकर आ गया था। तो कुछ ऐसे लॉजिकल गैसेस जो होते हैं वो आप लगा सकते हैं एग्जाम में 3-4, तो इनसे आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपके मान लीजिए 1-2 सही हो गए, 1-2 गलत हो गए, तो जनरली बैलेंस ही हो जाता है, कुछ आपको फायदा ही मिलता है, नुकसान ज़्यादा जल्दी से देखने को नहीं मिलता। लॉजिकल होने चाहिए बकायदा, बस गैस। तो रामचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म दिस स्ट्रक्चर। देखिए 2019 उड़ीसा का क्वेश्चन। अब इसको आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया यार, अगर आपके सामने क्वेश्चन पेपर में आ गया, लेकिन ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। मैंने आपको बताया था सेल स्ट्रक्चर जो यूनिट है ये पूरी, इसके स्टार्टिंग में GN रामचंद्रन जी के बारे में दिया था। तो रामचंद्रन प्लॉट जो है इट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जो कि आपने कोलेजन में देखा भी था। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। तो एनिमल्स में कौन सा सबसे मोस्ट एबंडेंट है, अभी हमने पढ़ा था कोलेजन, तो यस। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज। तो काइटिन क्या है, सिंपल सी बात, यहाँ पर बात करें, हमारा पॉइंटर कहाँ गया, तो यस यहाँ पर आ गया वापस। तो मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन क्या होता है, तो फॉस्फोरस कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग। अपने को सीधा करेक्ट आंसर पे जाना होता है, अगर अपने को पता है काइटिन है नाइट्रोजन, तो पहले आप नाइट्रोजन ही ढूंढिए, आप और कुछ देखते ही क्यों है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को थोड़ा टाइमली और फटाफट से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। अभी आपको बताया था सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। 2 फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स, जो सिर्फ शुगर्स में देखने को मिलते हैं, 2018 का क्वेश्चन। तो एक तो हो गया कार्बोनाइल, आपको मैंने भी स्ट्रक्चर दिखाया था, तो एक तो हो गया कार्बोनाइल ग्रुप जो कि शुगर्स में मिलता है, और दूसरा आपने उसमें क्या देखे थे ज्यादा ग्रुप, OH, तो कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल, तो C हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA। यहाँ पर गलती करने का स्कोप इतना ज्यादा है ना भाई साहब, बहुत बच्चा गलत कर सकता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए DNA और RNA दोनों में क्या मिलता है, बच्चा कहेगा थायमिन नहीं मिलता, बस दोनों में बाकी सब मिलता है। थायमिन वाले दोनों हटाओ, अरे यार अब ये तो 2 ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, अब कौन सा लगाऊं मैं। बच्चा परेशान, बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। क्यों, क्योंकि वहां पर इतना दिमाग काम नहीं करता। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA। पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा था ना, यहीं पर तो बच्चे गलती कर जाते हैं ना, बस छोटी छोटी। अपने को यही गलतियां नहीं करनी, अपने को अपना माइंडसेट ही कुछ ऐसा बनाना है कि ये इसलिए मिस्टेक्स ना हो। तो प्यूरिन्स कौन सी हैं जो कि DNA और RNA दोनों में मिलते हैं, तो एडिनाइन एंड ग्वानिन, ये दोनों ग्वानिन और साइटोसिन तो पायरिमिडीन्स हैं। वो सॉरी, ग्वानिन तो प्यूरिन है और साइटोसिन पायरिमिडीन है। इसको मैं बता रहा हूँ, बहुत बच्चा गलत करके आया होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस गलत करने के लिए ही दिए जाते हैं कि बच्चा इन क्वेश्चंस को गलत करे। तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, टाइम भी हो गया है ज़्यादा थोड़ा, लेकिन बायोमोलिक्यूल चैप्टर देखिए कितना बड़ा चैप्टर है। आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ने बैठे आपका तब इतना टाइम लग जाता है, तो मैं तो एनसीईआरटी करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर ट्रेंड बताया आपको, क्वेश्चंस करा रहा हूँ साथ में, तो इतना टाइम बनता है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर। तो पॉलीपेप्टाइड में जनरली या फिर प्रोटीन में हम बात करें तो अमीनो एसिड किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड बनता किससे है, ये क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है COH और जो अमीनो एसिड होता है हमारा, ये रिएक्ट करते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड से रिएक्ट करता है, जो COH होता है NH2 के रिएक्ट करता है, तो एलिमिनेशन होता है वाटर का, और जो वाटर के निकलने के बाद CONH बचता है, ये बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि देखिए COOH NH2, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, क्या बचा CONH, जोड़ दिया, क्या बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, सिंपल सा। तो ये डिहाइड्रेशन से बनता है। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो ये मोनोसेकेराइड्स होती हैं, आपस में लिंक होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये भी डिहाइड्रेशन से ही बनता है, सिंपल सी बात है। तो इसमें भी वही होता है कि 2 कार्बन एटम जो होते हैं, जो कि एडजेसेंट होते हैं मोनोसेकेराइड्स में, उनमें से वाटर निकल जाता है, एक में से H एक में से OH, सिंपल सा। फिर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो फॉस्फेट मोइटी होती है ना, फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल होता है, वो लिंक करता है 3' कार्बन ऑफ 1 शुगर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू 5' कार्बन ऑफ शुगर ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो महाभारत सी बताई इस लाइन में, ये क्या थी, आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखिए,
ये आ गया जहां पर आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, ये पहला कार्बन हो गया, ठीक है। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, पांचवे के साथ जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस। और इस वाले में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉस्फेट मोइटी लिंक्स 3 कार्बन ऑफ 1 शुगर विद 5 कार्बन ऑफ सक्सीडिंग शुगर। सिंपल सी बात, ये 3 है और ये 5 है। तो जो ऐसा करेगा उसको बोलेंगे हम फॉस्फेट। ये जो ऐसा बनेगा, एस्टर बॉन्ड होता है जनरली ये। तो जब ये दोनों में प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ भी प्रेजेंट है और ये इधर भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर यही लिखा है सिंपल सा, द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड। तो ये ऐसा बॉन्ड जो होता है ये दोनों साइड प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये यहाँ पर दोनों, सॉरी मैंने आपको ये गलत बताया, ये यहाँ पर की बात नहीं कर रहे हैं डायस्टर, ये यहाँ पर कर रहे हैं कि जो फॉस्फेट मोइटी है, देखिए इसके साथ भी एस्टर बॉन्ड बना रही है और जो इस कार्बन के साथ है ये भी एस्टर बॉन्ड बना रही है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखिए दोनों साइड से इसने वाटर का लॉस करवाया और एस्टर बॉन्ड बनाए, तो इसलिए इसको बोला डायस्टर। ये यहीं पर है डायस्टर। वो मैंने आपको दूसरी चीज बता दी थी, वो पैरेलल वाली, वो कुछ और बात थी, उसको छोड़िए। खैर, तो यहाँ पर अब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी एग्जिबिट करता है। और ये नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं, दे आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड। तो ये क्या होते हैं, ये जो बैकबोन है ये बनाता है डीएनए की या आरएनए किसी भी न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन, ये जो शुगर और फॉस्फेट वाला है। तो जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ये प्रोजेक्ट होते हैं इनसाइड, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। देखिए आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, ये बाहर है और ये थाइमिन भी अंदर है, एडेनाइन भी अंदर है, तो ये अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर मोर और लेस परपेंडिकुलर, जनरली ये लगभग परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं अंदर की साइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट भी आ गया होगा समझ। अब इसके भी क्वेश्चन आ गए फटाफट से, तो इसके क्वेश्चंस को भी फटाफट से करते हैं सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये भी पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड, सिंपल सा है यार। नाउ आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में होगा, पॉलीसेकेराइड में, और पेप्टाइड बॉन्ड किस में होगा, प्रोटीन में। तो देख लेते हैं कहाँ पर है ऐसा। तो ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल तो लिपिड है, नहीं इसमें ग्लाइकोसिडिक तो नहीं होगा। इन्यूलिन है, जी हाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा क्योंकि पॉलीसेकेराइड है। और इंसुलिन, बिल्कुल हाँ यही होगा इसका सही जवाब। फिर भी देख लेते हैं, आपको श्योरिटी इतनी होनी चाहिए कि आप देखते ही आंसर लगा दे। अब सेल्यूलोज और लेसिथिन में पेप्टाइड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल में भी पेप्टाइड नहीं है, इसलिए ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ये अब आ गया 2021 का क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो प्रोटीन कौन सा बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, यानी ए का 4, 2 ऑप्शन में। वरना ज्यादातर अब की बार क्वेश्चंस में देखा गया था कि एक पार्ट जैसे ए का 4 है ना, तो वो एक ही ऑप्शन में दिया था, देखते ही आप टिक लगा सकते हैं। मैंने कई क्वेश्चंस में ऐसा करा था अब की बार, और मतलब उस क्वेश्चंस इतनी स्पीड से होते जा रहे थे, बस बहुत अच्छे से हुआ पेपर। अब इंतजार तो है बस रिजल्ट का, जल्दी रिजल्ट आए आपके साथ करेंगे शेयर। तो प्रोटीन जो है ये बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, तो ए का 4 हो गया। बी की बात करें तो बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आपको बताया था क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड्स, तो बी का फर्स्ट। अब आप लगा सकते हैं ए का 4, बी का फर्स्ट, तो यहाँ पर थर्ड है तो नहीं है। बाकी आप सी भी चेक कर लीजिए, न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, पॉलीसेकेराइड और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, सिंपल सा हो गया ये। चलिए ये वाला पार्ट भी आपका हो गया। अब चलते हैं आगे, ये लास्ट टॉपिक बचा है अब आपके चैप्टर का, बस लगभग अब आपका जो कंप्लीट होने पर आया। टाइम थोड़ा हो गया है, लेकिन 1 घंटे में आपका चैप्टर अगर हो जाए तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो डीएनए का, ये आपको एक बात एक्स्ट्रा बतानी थी, और कि एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट जो डीएनए होता है ना, वो 36 डिग्री टर्न करता है। तो ऐसे ही जो पूरा एक हेलिक्स होता है, पूरा जब हेलिक्स इसका कंप्लीट होगा, ऐसे पूरा एक राउंड कंप्लीट होगा, तो उसमें 10 स्टेप आएंगे, तो वो इस तरह से पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। हर स्टेप पे 36 डिग्री, ऐसे 10 स्टेप होते हैं उसमें। तो जो इसकी पिच होती है, यानी पूरे की जो लेंथ होती है, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। जो एक इसका जो हेलिक्स है उसकी लेंथ है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। अगर हम पर बेस पेयर बात करें तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये सिंपल सी बात है। और ये बी डीएनए की बातें हैं सारी, जो 34 एंगस्ट्रॉम 3.4, ये बी डीएनए है, जो कि वाटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन भी किया था। तो अब ये कुछ डायनेमिक स्टेट के बारे में, लिविंग के बारे में बताया गया है कि जो लिविंग फिनोमिनाज हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो एक टर्नओवर नाम की चीज़ होती है। टर्नओवर होता है कि हमारे जो बॉडी में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने, टर्नओवर किसी की हम इनकम बात करते हैं, इसका साल का टर्नओवर कितना है, ये कितनी इनकम अर्न कर लेता है। तो हमारी बॉडी का टर्नओवर कितना है ये भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी फंक्शनिंग कैसे कर रही है, ठीक है। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं इन सबका कुछ टर्नओवर होता है, यानी ये कितने प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, ठीक है।
तो कॉन्स्टेंटली ये बन रहे हैं, कुछ अदर बायोमोलिक्यूल्स में चेंज हो रहे हैं और इस तरह से कॉन्स्टेंटली अकरिंग फिनोमिना जो है इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जनरली। तो रिमूवल ऑफ CO2 भी है ना फ्रॉम अमीनो एसिड, जो जिससे कि अमाइन बनता है, तो ये भी एंजाइम्स के थ्रू ही हो रहा है, एंजाइम कैटालाइज वे में हो रहा है। तो ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट अकर इन आइसोलेशन, ये सब एक दूसरे से लिंक में चल रही हैं, ये मेटाबॉलिक पाथवे बना लेती हैं जो आपस में क्रिस क्रॉस करते हैं और ये आपस में सब लिंक होते हैं। तो जो मेटाबोलाइट फ्लो है ये डायनेमिक स्टेट शो कर रहा है हमारी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। और ये जो इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक है ना, ये इतना स्मूथ होता है विदाउट अ सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप, कोई भी इसमें मिसहैप नहीं होता, यानी कि ये बनना था और वो बन गया। अगर मिसहैप हो गए तो बॉडी की फंक्शनिंग में दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये इतना हमारा स्मूथ सिस्टम हमारे को भगवान ने दिया है, हमारी फिजियोलॉजी हमारी इतनी अच्छी चलती है, इतनी स्मूथली चलती है कि हमको पता भी नहीं चलता और सारा काम इनवॉलेंटरीली होता रहता है। तो जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शन है वो सब कैटालाइज्ड रिएक्शन है, सब के सब। अगर CO2 वाटर में डिसॉल्व हो रहा है ना, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है सिंपल सा, इट इज ऑल्सो कैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में ये भी कैटालाइज होता है। इसका भी एग्जांपल बताऊंगा कितना ज्यादा रेट में फर्क पड़ता है अगर एंजाइम के बिना करें इस रिएक्शन को और एंजाइम के साथ करें तो कैटलिस्ट जो है जनरली स्पीड बढ़ा देते हैं मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स की, एंड जो ये प्रोटीन्स होते हैं जो कैटालिटिक पावर के साथ, इनको हम एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम जनरली कुछ नहीं है, प्रोटीन्स होते हैं, कैटालिटिक पावर होती है जिनमें, यानी कैटलिस्ट की तरह जो काम करते हैं। कैटलिस्ट का जनरली काम क्या होता है, ये जनरली एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है जिससे कि रिएक्शन आसानी से स्मूथली हो जाती है। अब मेटाबॉलिक बेसिस यहाँ पर लिविंग में कुछ दिया गया, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। तो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में कहाँ बन रहा है, एसिटिक एसिड जब बन रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन एक और एग्जांपल यहाँ पर सिंपलर स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे कि ग्लूकोज से बन रहा है लैक्टिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हमारे स्केलेटल मसल में बनता है। तो फॉर्मर केसेस जो हमने बात करी, मोर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये है एनाबॉलिक पाथवे, और ये जो लेटर है ये है कंसिडर्ड डिग्रेडेशन एंड आल्सो कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवे। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसमें एक मिनट कंफ्यूजन लग रहा है, यहाँ पर शायद गलत दिया गया है कुछ। जी हाँ, जो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो है कोलेस्ट्रॉल और एसिटिक एसिड सिंपलर स्ट्रक्चर है, तो ये उल्टा आएगा यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने गलत लिख दिया। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल से एसिटिक एसिड, और ये एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पर ये लाइन गलत है मेरे हिसाब से। जी हाँ, ये लाइन गलत दी गई यहाँ पर आना चाहिए था फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे कि बन रहा है एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल, और ये है एक एनाबॉलिक पाथवे। अब ये पूरा सही हुआ, यहाँ पर थोड़ी ये मिस प्रिंटिंग है, या तो मैंने जहाँ से डाउनलोड करा उसमें है, या NCERT में ही हो सकता है, अपडेटेड वर्जन में आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद ये दूसरा है, यहाँ पर आएगा मोर कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, मोर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में आ रहा है, यानी कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज कितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, 6 कार्बन का, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का, तो छोटा बन गया, ये टूट गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, कैटाबॉलिक पाथवे। ये देखिए, अगर मैं ना डिस्कस करता है तो ये पॉइंट छूट जाता है, ये गलती ही रह जाती है, और वहां पर क्वेश्चन आता तो फंस जाते हैं हम। तो लिविंग स्टेट की हम बात करें तो ब्लड कंसेंट्रेशन में जो हमारे ग्लूकोज की जो होती है, ब्लड कंसेंट्रेशन में ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है वो होता है 4.2 मिलीमोल पर लीटर टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर, और जो अदर हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो नैनोग्राम पर ml यूनिट में ही प्रेजेंट होते हैं जनरली। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब एग्जिस्ट करते हैं इन अ स्टेडी स्टेट। अब ये स्टेडी स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट होती है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होते हैं वो तो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते, तो स्टेडी स्टेट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो जो लिविंग स्टेट है इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होते हैं वो वर्क नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है, और यही है लिविंग स्टेट। तो ये हम कैसे अचीव करते हैं, इट इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। तो मेटाबॉलिज्म इस सब के लिए एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। एंड जो लिविंग स्टेट है और मेटाबॉलिज्म ये दोनों सिनोनिमस टर्म्स ही हैं दोनों। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट, तो उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करें एंजाइम की, तो जितने भी एंजाइम हैं जनरली सब प्रोटीन से बने हैं, लेकिन ऑलमोस्ट, यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो प्रोटीन से नहीं बने, तो वो कौन से हैं, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। ये न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 23S राइबोसोमल RNA वगैरह के बारे में वो उसका पूरे डिटेल पढ़ेंगे वहां पर, जहां पर इसके बारे में पढ़ने को आएगा। तो जो बैकबोन होती है वो प्रोटीन चेन की, वो अपने ऊपर ही फोल्ड करती रहती है और क्रिस क्रॉस करके कुछ क्रिवाइसिस बन जाती हैं, पॉकेट्स बन जाती हैं, और ये जो पॉकेट्स होती हैं इनको एक्टिव साइट बोल देते हैं। और ये जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, ये क्रिवाइस या पॉकेट, इसमें आकर सबस्ट्रेट फिट करता है। सबस्ट्रेट क्या है, रिएक्टेंट, यानी जिससे प्रोडक्ट बनना है।
तो वो आकर इस पॉकेट में फिट होता है और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स वगैरह बनता है और उसके बाद प्रोडक्ट निकल जाता है। सिंपली ये काम होता है। और जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम नहीं कर सकता, वो डैमेज हो जाएगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो कुछ एंजाइम्स हैं जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करे गए हैं जो कि नॉर्मली रहते ही एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स में, जैसे कि हॉट वेंट्स में, सल्फर स्प्रिंग्स में। तो ये जो इनसे एंजाइम्स निकाले जाएंगे वो स्टेबल होंगे हाई टेम्परेचर पर भी, एंड दे रिटेन द कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर्स ऑफ 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ऐसे एंजाइम्स की जो कि आइसोलेट होते हैं फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। तो केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पर देखिए केमिकल कंपाउंड्स दो तरह की रिएक्शंस फॉर्म करते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है या तो एक होता है चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, और एक होता है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जैसे आइस मेल्ट होकर वाटर बन गई तो ये हो गया। और दूसरा हो गया केमिकल, जिसमें कि बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो रेट जो है हमारा किसी भी रिएक्शन का, रेट जनरली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसको हम रेट बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन कितनी तेजी से प्रोसीड कर रही है। तो रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं अगर उसकी डायरेक्शन बताई गई है कि रेट किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है हमारी। तो एक ये सिंपल सी बातें थी, और ये जनरल थंब रूल दिया गया है कि रेट जो है किसी भी रिएक्शन का वो डबल हो जाएगा, कब, या फिर हो जाएगा डिक्रीज बाय हाफ। तो ऐसा कब देखने को मिलेगा अपने को, ऐसा देखने को मिलेगा फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज चेंज इन आइदर डायरेक्शन। चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए चाहे आप घटा दीजिए, या तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या कैसे चल रहा है आपका सिस्टम, आपको हीट की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं भी एग्जांपल बता रहा था CO2 का वाटर में डिसॉल्व होने का। तो यहाँ पर दिया गया देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ये जो रिएक्शन है ना CO2 की वाटर में डिसॉल्व होने की, ये काफी स्लो होती है विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। लेकिन अगर हम एंजाइम यूज करें कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि वहीं पर साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी विद अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड पर सेकेंड। पहले बन रहे थे 200 मॉलिक्यूल एक घंटे में, अब 6 लाख बन रहे हैं एक सेकेंड में। तो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शन का जो रेट एक्सेलरेट हुआ है, इट इज अबाउट 10 मिलियन टाइम्स एक्सेलरेट कर गया रेट। आप ये टर्म याद रखिएगा, 10 मिलियन टाइम्स, क्योंकि आपसे यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछा जा सकता है। तो इसलिए पावर है जो एंजाइम की वो इनक्रेडिबल है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 एडिशनल रिएक्शंस गिव राइज टू अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। तो ऐसा भी होता है कई बार जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अब ऐसा कैसे, ये देखिए, जैसे अब हमारे ग्लूकोज बनता है, तो अब ग्लूकोज का फेट क्या हो सकता है, स्केलेटल मसल में अंडर एनारोबिक कंडीशन वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यीस्ट में क्या हो जाता है, जहां पर फर्मेंटेशन होती है तो वहां पर वो अल्कोहल यानी कि इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर जगह अलग अलग सिस्टम चल रहा है। तो यहां से हमें पता चला कि मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एंजाइम सब इतना हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन करते कैसे हैं, तो जो केमिकल होते हैं विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, तो उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं जनरली। और ये जो एंजाइम्स होते हैं द प्रोटीन्स विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको बताया था टर्शियरी स्ट्रक्चर एंजाइम में यूज होता है। इट इंक्लूड्स एन एक्टिव साइट विच कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट P। तो ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जनरली बना देगा। अभी हम देखेंगे कैसे। तो देयर इज एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एक ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन हो जाती है एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की। तो ये एक ट्रांजिएंट फिनोमिना है, मतलब ऐसा नहीं कि ये परमानेंट फिनोमिना है, कोई ट्रांजिएंट है, थोड़ी देर रहता है, और ये अनस्टेबल होता है। इसलिए ये स्टेबिलिटी की तरफ देखिए हर कोई जाना चाहता है, तो ये अनस्टेबल होता है, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए फिर वो प्रोडक्ट में बन जाता है। तो एक न्यू स्ट्रक्चर बन जाता है सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। एंड आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग जो भी होनी है, तो उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द एक्टिव साइट। तो ये जो पाथवे है ट्रांसफॉर्मेशन का, इट मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो ये जो जितने भी सारे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हैं, दे स्टेट्स आर दे आर अनस्टेबल। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन भी अभी आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा आगे, आप वेट करिए। एक और अब खास बात, इसको ग्रीन से अंडरलाइन क्यों करा, ये ग्राफ दे देते हैं कई बार, और यहाँ पर लिख देते हैं एक्स, यहाँ पर लिख देते हैं वाई, और पूछते हैं कि बताइए एक्स क्या है और वाई क्या है। तो वाई है पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। तो P अगर लोअर वैल्यू पर होगा S से, ये P लोअर वैल्यू पर है यहाँ पर देखिए S से, तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक या फिर स्पॉन्टेनियस। और अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पर ऊपर आ जाता
और यहाँ पर सबस्ट्रेट ये नीचे होता है और ये प्रोडक्ट यहाँ पर कहीं होता है ऊपर, तो ये हो जाती एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट को तो हायर एनर्जी स्टेट से होकर आना ही पड़ेगा। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो भी हमने बताया कि ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनता है, तो ये नहीं कि सबस्ट्रेट से सीधा यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट आ जाएगा, नहीं, पहले ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा इसे, उसके बाद ये प्रोडक्ट में बनेगा ऐसे। तो अब एंजाइम क्या करता है, एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जो बिना एंजाइम के यहाँ तक जाएगा और फिर नीचे आएगा, वो एंजाइम के साथ ये यहीं से ही काम हो गया और ये नीचे चला गया। तो एंजाइम इस तरह से रेट को इंक्रीज करता है। तो जो डिफरेंस होगा एवरेज एनर्जी कंटेंट में ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलेंगे हम एक्टिव एनर्जी। तो एस से जो इसका डिफरेंस होगा ये होगी एक्टिव एनर्जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो जो एंजाइम है वो ये करते हैं ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी इजी, तो जो कि मैंने आपको बताया अभी। अब नेचर की बात करेंगे, एंजाइम एक्शन का नेचर है कैसा। तो जो ये बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है इतना ज़्यादा, इसलिए ये टिक नहीं पाता। मैंने आपको बताया ना अनस्टेबल होता है ये, तो ये टिक नहीं पाता है। अब इसके बारे में कुछ ये रूल्स दिए गए हैं, इसकी 4, इसकी पूरी प्रोसेस कैसे होती है, फटाफट से इसे खत्म करते हैं चैप्टर। तो फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो पहले सबस्ट्रेट आएगा, एक्टिव साइट में आके बाइंड कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। तो एंजाइम क्या करेगा, फिर बाइंड होने के बाद सबस्ट्रेट की शेप को ऑल्टर करेगा और उसको और टाइटली अपने अंदर फिट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, एक्टिव साइट जो होगी एंजाइम की, वो उसके साथ प्रॉक्सिमिटी में आ जाएगी सबस्ट्रेट के साथ, तो ये उसके केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर देगी या जो भी करना होगा, जो उसको सिग्नल उसके लिए मिलता है। तो उसके बाद फिर जो सबस्ट्रेट होगा और ये न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही। पहले एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसके बाद फिर ये जो प्रोडक्ट होगा ये इसमें से रिलीज कर दिया जाएगा एंड जो एंजाइम है वो फ्री हो जाएगा टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। अब फैक्टर्स क्या हैं जो कि इस एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अगर आप थक गए हैं तो एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, चैप्टर बस खत्म होने वाला है, मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं थकने वाला। टाइम क्या हो रहा है इस टाइम, 3 बजने वाले हैं रात के, 2:50 हो रहे हैं, तो मैं वीडियो को खत्म करके ही बैठने वाला हूँ, मैं तब तक नहीं सोने वाला हूँ। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। तो द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज इन कंडीशंस व्हिच कैन ऑल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है उन चेंजेस से जो कि इफेक्ट कर दें एंजाइम का टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये है टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या फिर बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स जो कि इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। फिर आप टेम्परेचर और पीएच के बारे में जाने तो ये जनरली एक नैरो रेंज में ही एंजाइम काम करते हैं टेम्परेचर और पीएच की। अगर ये जो ऑप्टिमम वैल्यू से कम होगी या ज़्यादा होगी तो दोनों के केस में एक्टिविटी जो होगी एंजाइम की वो डिक्लाइन हो जाएगी। लो टेम्परेचर होगा तो एंजाइम टेम्परेरीली इनएक्टिव ही हो जाएगा, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं बहुत जल्दी हीट से। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नहीं दिया है, पीएच आई थिंक ऑप्टिमम होता है 9 और टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम 40 डिग्री सेल्सियस, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया गया है, मैंने पढ़ा हुआ है, देखिए 3 साल से ड्रॉप कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चंस के फॉर्म में हमारे सामने आती हैं और हम उन्हें याद कर लेते हैं। हमको एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन जैसे कि प्रीवियस ईयर के हमारे सामने आए या कोई अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन आए जो कि हमारे सिलेबस से लिंक करता है थोड़ा बहुत, उसको हम याद रखने की कोशिश कर सकते हैं चाहें तो पीएच का ग्राफ ये देखिए, ऑप्टिमम पीएच पर ही एंजाइम काम कर रहा है, लो पर भी नहीं कर रहा, हाई पर भी नहीं। ऐसे ही टेम्परेचर में भी लो पर भी नहीं कर रहा, हाई पर भी नहीं। अब यहाँ पर ये तीसरा जो ग्राफ दिया गया है इसे समझने की जरूरत है। देखिए ये एस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और ये है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर ये रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा क्यों? तो एक हद होती है लिंक करने की भी। अब जितने एंजाइम प्रेजेंट होंगे उतने ही तो सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे। मान लीजिए हमारे पास 200 एंजाइम प्रेजेंट थे, अब हमने सबस्ट्रेट कर दिए 400, क्या फायदा, वो 200 तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो इन 200 ने इन 200 के साथ बाइंडिंग करी और रेट ऑफ जो रिएक्शन था वो मैक्सिमम हो गया। अब चाहे आप कितने 400, 600, 800 डालते जाइए, एंजाइम जब तक 200 है ना तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमको देखने को यहाँ से मिला। और ये Km वैल्यू होती है वो वैल्यू जहां पर की रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होता है। Km को जनरली बोलते हैं माइकलिस कांस्टेंट। ये एम्स का एक क्वेश्चन था तो मैंने वहां पर पढ़ा था इसके बारे में, इसका ग्राफ का कुछ क्वेश्चन था, तो आपको उसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत आई थिंक नहीं है। तो Km होती है माइकलिस कांस्टेंट वैल्यू। जब इतनी कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हम डाल देते हैं
तो हो जाती है हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन वो हाफ हो जाती है V मैक्सिमम बाय 2, जितनी मैक्सिमम होनी है उसकी हाफ। तो ये पढ़ा हमने। अब इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को थोड़ा और डीपली देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो फर्स्टली राइज करती है, उसके बाद वो अल्टीमेटली मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाती है, जो कि फिर आगे फर्दर राइज नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्यूअर हो जाते हैं सबस्ट्रेट से, तो इस वजह से ऐसा होता है। अब एक और फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो क्या है? व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। अब कोई ऐसा केमिकल आके इससे बाइंड हो जाए जिससे कि एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम इनहिबिशन का प्रोसेस। तो ये जनरली होता है, इनहिबिटर जो होते हैं केमिकल उनको वो करते हैं ये प्रोसेस इनहिबिशन का। तो इनहिबिटर जो होता है वो क्लोजली रिजेंबल करता है अगर सबस्ट्रेट को, तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और वो इनहिबिट कर दे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम तो उसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। इनहिबिटर तो इसलिए बोला क्योंकि वो इनहिबिट कर रहा है, कॉम्पिटिटिव इसलिए क्योंकि वो सबस्ट्रेट जैसा दिख रहा है। अब एंजाइम कंफ्यूज हो जाएगा कि सबस्ट्रेट कौन सा है। अब इनहिबिटर भी सबस्ट्रेट्स के बीच में आकर बैठ गया तो एंजाइम्स पहचान नहीं पाता है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। उसके बाद एक एग्जांपल दिया गया है इसका, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट व्हिच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। तो ये मेलोनेट जो है ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसका? सक्सिनेट का। तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो इसकी जो फंक्शनिंग है उसको बंद कर देगा मेलोनेट, ठीक है। तो ये सक्सिनेट को जोड़ने नहीं देगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम यूज करते हैं बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने में भी प्लांट्स के केस में। तो वहां पर हम ऐसे ही करते हैं कि उसका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो वो बैक्टीरियल पैथोजेंस फिर नहीं सर्वाइव कर पाते हैं वहां पर। फाइनली ये चैप्टर हमारा अंत में पहुंच गया। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है एंजाइम्स का। तो जनरली 6 क्लासेस बताई गई हैं एंजाइम्स की, और ये 6 क्लासेस भी आगे 4 to 13 सब क्लासेस में डिवाइडेड है अकॉर्डिंगली। और इनका जो नेम किया जाता है वो एक 4 डिजिट नंबर के बेस पर नेम किया जाता है। तो ये हमारे कुछ खास काम का नहीं है 4 डिजिट नंबर वाला काम, ये बायोटेक्नोलॉजी में इसका थोड़ा बहुत आएगा, वहां पर पढ़ेंगे इसके बारे में। अब बात करें 6 क्लासेस की, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडो रिडक्शन करे, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर दे। तो यहाँ पर ये हो गया, वो एंजाइम हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेज, या फिर डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हैं। बात ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रोजिनेज मतलब जो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। अब एक में से हाइड्रोजन निकली, उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। दूसरे में हाइड्रोजन ऐड होगी, उसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो ऑक्सीडो रिडक्शन तो अभी भी हो गया, ठीक है। अब ट्रांसफरेज में देखिए यही ये डिहाइड्रोजिनेज वर्ड अब काम आएगा। ट्रांसफरेज क्या करता है? ये क्या करता है? किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर करता है। यहाँ पर लेकिन लिख दिया अदर देन हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा तो वो करेगा ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। तो ट्रांसफरेज ग्रुप्स का जनरली ट्रांसफर करेगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ये Sg के साथ अटैच था और यहाँ पर ये फिर S डैश के साथ अटैच हो गया G, तो ट्रांसफर हो गया। अब हाइड्रोलेज में क्या होगा? ये कैटेलाइज करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, पेप्टाइड, ईथर, ग्लाइकोसिडिक, ये सारे बॉन्ड्स का कैटेलाइज करेंगे हाइड्रोलिसिस, यानी कि इन बॉन्ड्स को तोड़ना इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ये एंजाइम कौन से हो गए? हाइड्रोलेज। अब लाइज यानी कि तोड़ना, लाइजोसोम तोड़ता है ना चीजों को, ऐसी लाइज भी तोड़ना हो गया। तो जो कैटेलाइज करें रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। ये बात ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू आपको नहीं तोड़ना है उसे, हाइड्रोलिसिस के थ्रू तोड़ेंगे तो वो हाइड्रोलेज की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे लाइज, लिविंग द डबल बॉन्ड, और ये बाद में डबल बॉन्ड छोड़ जाएगा एक। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या करेगा? ये जनरली कैटेलाइज करेगा इंटर कन्वर्जन ऑफ जो किसी भी सबस्ट्रेट के जो हमारे आइसोमर्स हैं तो ये उनमें इंटर कन्वर्ट करेगा, उनका ये कैटेलाइज करेगा। मान लीजिए ऑप्टिकल आइसोमर को ज्योमेट्रिक पोजिशनल आइसोमर में कन्वर्ट करने में, क्योंकि आइसोमर्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, मतलब जो मेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, स्ट्रक्चर भले ही अलग अलग हो जाता है। फिर आता है लाइगेज, यानी कि लाइगेज मतलब जोड़ना, तो ये जोड़ने का काम करेंगे। दे कैटेलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड, सिंपल सी बात, कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ CO, CS, CN, PO एटसेट्रा बॉन्ड। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको मेन लाइगेज का काम याद रखना है, लिंकिंग का काम करता है। फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, कोफैक्टर्स। इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी हैं, अभी जल्दी मत कीजिए आप। तो कोफैक्टर्स जो है वो क्या है? देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड कोफैक्टर्स आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। तो कोफैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंजाइम के साथ, जो कि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। जो कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीनेशियस, और एंजाइम में होता है प्रोटीनेशियस पार्ट होता है हमारा। तो ये प्रेजेंट होते हैं टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली मोर एक्टिव। तो प्रोटीन पोर्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और ये क्वेश्चन 2017 में आया था आई थिंक, कि एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम क्या होता है। एनसीईआरटी में हालांकि मेंशन नहीं था, लेकिन इसको बोलते हैं होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम, यानी कि प्रोटीनेशियस पार्ट,
प्लस कोएंजाइम जो कि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। तो होलो एंजाइम इक्वल एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। ठीक है, अब ये तीन तरह के हमारे पास कोफैक्टर्स हैं, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, एक है कोएंजाइम और एक है मेटल आयंस। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो जनरली टाइटली बाउंड होंगे एपो एंजाइम के साथ, यानी प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ जो टाइटली बाउंड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे कि पेरोक्सीडेज और कैटालेज जो है हमारा, उसमें जो कैटालाइज करता है, ये कैटालाइज करता है ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, और इस केस में हीम जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो पेरोक्सीडेज कैटालेज क्या काम करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने का, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है पेरोक्सीडेज कैटालेज में वो है हीम ग्रुप। ठीक है, अब कोएंजाइम की बात करें तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इनका जो एसोसिएशन है अपने एपो एंजाइम के साथ वो ट्रांजिएंट होता है, मतलब लूजली अटैच होते हैं, ये टाइटली अटैच नहीं होते हैं, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली अटैच थे। और इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, ये खाली कैटालिसिस के टाइम ही अपने एपो एंजाइम के साथ जुड़े रहते हैं, ये ट्रांजिएंट होते हैं बस, परमानेंट नहीं जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स हैं वो जनरली विटामिन्स हैं, जैसे कि कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड यानी कि NAD और NADP जो होता है दे कंटेन द विटामिन नाइसिन। ठीक है, तो ये नाइसिन विटामिन कंटेन करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है मेटल आयन। तो काफी एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि मेटल आयन चाहते हैं फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म coordinate bond with side chain at the active site and at the same time form one more coordination bond with the substrate। तो जो ये है मेटल आयन, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे जनरली, एक बनाएंगे ये बॉन्ड एंजाइम के साथ और दूसरा बनाएंगे सबस्ट्रेट के साथ। तो इस तरह से ये उसका कैटालिसिस करवाएंगे सबस्ट्रेट का यहाँ पर भी। तो इसका एग्जांपल है जिंक। जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आप डाइजेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपने वहाँ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पढ़ा होगा, याद है आपको? तो ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज वही है। क्या आपने पहले इसके बारे में सोचा था? मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा। मुझे भी अब तीसरी बार जब मैं इतनी ज़्यादा बुक्स को पढ़ चुका था तो ये चीज़ें आपस में लिंक होनी शुरू हो गई थी। तो मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी, कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने 3 साल में सीखी वो आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से, नॉलेज से जो भी अब तक सीखा है वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो एंजाइम की लॉस्ट हो जाती है अगर उसका कोफैक्टर रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द एंजाइम, जो कि टेस्टिफाई करता है कि दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। और यहाँ पर कुछ समरी में खास बातें मैं आपको बता दूं। द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर, ये आप देख चुके हैं पहले भी। और देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें 10 होते हैं एसेंशियल और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। मैंने इनको याद करा हुआ है, मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ अपनी मेमोरी बेस पर। तो मैंने एसेंशियल याद करे, बाकी सारे मैं सोचता हूँ नॉन एसेंशियल है। तो एक तो लाइसिन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, वेलाइन, मिथियोनाइन, ग्लूटामाइन और एक दो और थे, फिनाइल एलेनाइन और आई थिंक टायरोसिन। फिनाइल एंड टायरोसिन, जहाँ तक मुझे ध्यान है यही 10 थे। बाकी मैं वीडियो में लास्ट में एडिट कर दूंगा और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे सारे जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स तो आप जानते ही हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटिडिन, थाइमिडिन, यूरिडिन वगैरह, ये सब जो हो गए हमारे। और बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे हैव अ हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। तो ये था सिंपल सा। अब आते हैं फटाफट से इनके क्वेश्चंस पर। तो फटाफट से खटैक से उड़ाएंगे क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग? एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, सही है। एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स, नहीं, एंजाइम लिपिड्स कभी नहीं होते हैं तो प्रोटीन्स के अलावा न्यूक्लिक एसिड्स हो जाते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, ट्रांजिएंट होती है और अनस्टेबल होती है। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स, काफी कोएंजाइम्स के एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। ये देखिए ये ऊपर के 3 क्वेश्चन 2013 के थे तीनों, अभी 2014 का क्वेश्चन है। which is not correct with respect to enzyme action. Substrate bind with the enzyme at its active site, बिल्कुल सही बात है। Addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate. Okay, a non-competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from that which binds the substrate. Non-competitive inhibitor जो होता है वो किसी और साइट पर आकर बाइंड करता है। ओके, ये बात तो आई थिंक सही है, दूसरी साइट पर आकर ही बाइंड करता है। एंड मेलोनेट इज अ कंपोनेंट competitive inhibitor of, ये तो सही बात है बिल्कुल।
बी और सी में थोड़ा सा मुझे है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। तो अगर हम सक्सिनेट काफ़ी सारा ऐड कर दें तो ये रिवर्स नहीं करेगा, ये कह रहे हैं इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। आई थिंक नहीं करेगा, लेकिन करेगा क्योंकि सक्सिनेट अगर हम ज़्यादा डाल देंगे, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है ना, तो सक्सिनेट अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो मेलोनेट तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन दे ही नहीं पाएगा। यस, तो आई थिंक इसका होना चाहिए बी पार्ट। जी, बी पार्ट ही होगा इसका सही, बी पार्ट ही है बिल्कुल इसका सही। जी हाँ, चेक कर लिया मैंने, बी पार्ट ही है इसका करेक्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनहिबिटर मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है क्या? बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इफेक्ट करता है यार, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। चलिए खैर थर्ड ऑप्शन पढ़ते। द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द केएम ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। जी हाँ, आ गया क्वेश्चन, यहीं पर है हमारा मेन पॉइंट। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कभी प्रेजेंट होगा तो हमारी केएम वैल्यू क्या डिक्रीज होगी? आप बताइए, केएम वैल्यू क्या थी? जहां पर मैक्सिमम जो रिएक्शन का रेट था उसका आधा हो गया था, तो केएम वैल्यू क्या और कम हो जाएगी अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल दिया? अरे हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाला है, हमको कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा जितनी करेंगे उतना ज़्यादा हमारी रिएक्शन सही हो पाएगी, तो केएम की वैल्यू तो बढ़ेगी। ये कह रहे हैं डिक्रीज। अब बाकी ऑप्शन मुझे समझ आना है, मुझे इसका पता है तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर ये चीज़ें मैटर करती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम? होलो एंजाइम इक्वल अpo एंजाइम प्लस को एंजाइम, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट है 2019 का क्वेश्चन, ये मेरा गलत हुआ था क्वेश्चन, मुझे ध्यान है क्योंकि मैं इसमें को एंजाइम मेटल आयन से कंफ्यूज हुआ था। आप ना होना बिल्कुल भी। कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब यहाँ पर लिखा है कोएंजाइम और मेटल आयन, यहाँ पर इन्हें कोफैक्टर लिखना चाहिए था दरअसल, क्योंकि कोएंजाइम और मेटल आयन तो खुद ही कोफैक्टर्स हैं, तो इससे मैं कंफ्यूज हुआ था। लेकिन नीट वालों का मानना था कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। नहीं, एपो एंजाइम प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, और यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करी गई है, अटैच है एक्टिव एंजाइम के साथ, तो इसे बोलते हैं होलो एंजाइम। तो बी वाली तो गलत है और ए वाली सही है। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ये हो गया हमारा इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम्स इन दैट दे कैन सर्व एज कोफैक्टर्स इन नंबर ऑफ एंजाइम। नहीं, दोनों करते हैं। दे रिक्वायर मेटल आयन, दोनों नहीं है, दोनों में नहीं है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम्स। जी हाँ, ये सही बात है बिल्कुल। नाउ मैच करना है हमको। एंड इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी कौन है? मेलोनेट, बिल्कुल। ए का सेकंड दो में है। बी में देखते हैं पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड कौन करेगा? कोलेजन प्रोटीन है, तो बी का 4, तो सेकंड 4, और ये इसका हो गया डी पार्ट करेक्ट आंसर। इसी के साथ फाइनली हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, और हमारे सारे क्वेश्चंस के साथ आपका चैप्टर मैंने पूरा 1.5 घंटे से कम में 1 घंटे 20 मिनट में, देखिए 1 घंटा 20 मिनट हुआ है अभी, पूरा चैप्टर आपका मैंने कवर करा दिया विद क्वेश्चंस, विद एनालिसिस, विद पूरी डिटेल। अब बताइए ये 1 घंटा 20 मिनट जो कि इज दैट वर्थ इट? आई थिंक इट्स वर्थ इट। लेकिन अगर आपको लगे इट्स वर्थ इट तो कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानने का मौका मिले। और सर्कल जितना बड़ा होगा देखिए उतना मज़ा आएगा पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, ठीक है। तो दूसरी बात, टेलीग्राम पर पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं डाले गए थे, क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बता दिए थे आई थिंक वो काफ़ी थे मेरे हिसाब से, और उसके अलावा क्वेश्चन देखिए सेम ही क्वेश्चन बनते हैं उसमें, तो उसमें फ़ायदा नहीं था। अब इसमें देखिए तो सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, ये आई थिंक टोटल 31 क्वेश्चन हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये जो 9 साल में आए हैं पीछे। अब इतने क्वेश्चंस करवा दिए तो उसके बाद तो आप किसी और बुक से कर लीजिए ट्राई। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं आप करिए, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछना चाहते हैं पूछिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, जहाँ पर जुड़ना है जुड़िए और अपनी क्वेरीज कोई हैं तो सॉल्व करवाइए। मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने को तैयार हूँ। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम कुछ भी हो तो मुझे मज़ा आएगा अगर आप लोग मुझे सौभाग्य देंगे आप लोगों की हेल्प करने का। So guys, thank you very much for watching the video. Okay guys, bye bye.